से 1.5 साल पहले भी खान साहब पुरुमीद थे और पुरज़म थे कि इंशाल्लाह आएंगे, और ना सिर्फ आएंगे बल्कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही उसके वज़ीर आज़म होंगे। नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात अरेंज कराई गई। जब नौरीन नियाज़ी साहिबा मिलने गई अंदर, तो बानी तहरीक इंसाफ नाइकी के जॉगर्स और नाइकी के ट्रैक सूट में उनसे मिलने आए और कहने लगे मैं भी 2 घंटे एक्सरसाइज कर कर आया हूँ। उन्होंने बताया अपनी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने कि जी आपका हमने ऑर्डर हासिल कर लिया, आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अस्पताल मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? साहब इस बात पे अपनी क़यादत से पूछ ले, क्योंकि क़यादत तो इनकी मेरी नहीं सुनेगी, लेकिन राणा साहब पूछ के मुझे बता दें, ये 10 लाख का कहता है, मैं 20 लाख लाऊंगा, मरियम साहब इस्तीफा दे देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी रिसेंटली सॉ दैट कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कभी नहीं देखा था या कभी नहीं सोचा था। वैसे तो हमने माजी में ये भी नहीं सोचा था कि कभी PMLN और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होंगे हुकूमत के। उसी तरह कभी ये भी नहीं सोचा था कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेगी। लेकिन कल भी सॉ दैट कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता हुआ दिखाई दिया। पहला इजलास भी हुआ। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर मेरे लिए था कल के इजलास के बाद, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी नए सूबों के हक में नहीं हैं। अब मेरे लिए ये बड़ी खबर इसलिए थी कि माजी में इमरान खान साहब तो बड़ी क्लैरिटी से कह चुके हैं कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए। एट दिस मोमेंट क्या मैं ये समझूँ, या ये सवाल अगर मैं आपकी खिदमत में भी रखूँ, अपने पैनलिस्ट की खिदमत में भी इन डेज टू कम रखूँगा, आगे चल के आप देखेंगे कि क्या एट दिस मोमेंट PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। नए सूबों के ऊपर तमाम एक सफ़े पे आ गए हैं या तमाम एक सफ़ में खड़े हो गए हैं, क्योंकि यही एक एडवांटेज था जिसको मेरे जैसे बहुत सारे लोग समझते थे कि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी की स्ट्रैटेजी या उनकी पॉलिसी जो है वो बड़ी कारामद साबित हो सकती है। शायद यही पॉलिसी इन डेज टू कम इनके लिए कोई रिलीफ लेने में भी कारामद साबित हो सकती है। लेकिन कल एक स्टेटमेंट आती है कि नहीं जनाब, नए सूबे नहीं बनने चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली अपने आप को इसी इत्तेहाद को सौंप चुकी है कि जो मौलाना की इमामत में जिस तरह मौलाना कहेंगे उसी तरह होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाकर भी किसी न किसी किस्म का अपनी लाइन या वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिसी लेकर चलेंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने तक बहुत सारे मामलात आगे बढ़े, बिगड़े, फिर आगे बढ़े, फिर बिगड़े। अब राइट नाउ गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है, क्या कहती है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और एट द सेम टाइम किसानों की जानिब से भी एक कॉल आ चुकी है कि मिलियन मार्च वो भी करने जा रहे हैं 25 सितंबर को। क्या गवर्नमेंट का वाकई घबराने का वक्त आ गया है या ऑल इज़ वेल? सबसे पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर वी ऑल सॉ दैट के पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ ने रिसेंटली तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर की है। सर किस कदर होपफुल हैं आप लोग के इमरान खान साहब को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल करने में कोई मामलात आगे बढ़ सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। पुरुमीद तो इसलिए है कि बिल्कुल खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुकूमत ने, और न सिर्फ उनको एक गलत अस्पताल, मतलब जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ एक और अस्पताल ले गए, बल्कि वहाँ पिम्स में वो फैसिलिटीज़ ही नहीं थी जिसके लिए वो टेस्ट CT एंजियोग्राफी करनी थी, वो तो फैसिलिटी नहीं थी। वो तो फिर 22 तारीख़ को इमरान खान साहब के ले जाने के 2 दिन बाद वज़ीर आज़म हाउस से उसकी प्रेस रिलीज़ आई और उसका नोटिस लिया गया कि इस अस्पताल में CT एंजियोग्राफी की फैसिलिटी कार्डियोलॉजी वार्ड में क्यों नहीं है। तो हम पर उम्मीद है कि इसमें एक बेहतर फैसला आएगा। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को भी इस गैप से फ़ायदा उठाना चाहिए और ख़ान साहब को ले जाना चाहिए शिफा अस्पताल। अगर वो ले जाते हैं तो ही अदालत की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो ख़ान साहब को शिफ्ट कर देते हैं। हमारा मकसद कोई इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर सियासी फ़ायदे लेना तो नहीं है। हमारा मकसद तो उनको ये है कि उनके प्रॉपर टेस्ट हों। हुकूमत अगर वो यकीन दहानी कराती है और शिफा ले आती है तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। सर राइट आफ्टर दैट डे, जिस तरह रात को शिफा की बजाय पिम्स शिफ्ट किया गया इमरान खान साहब को, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर उज़मा साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुहेल आफरीदी साहब उनके साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। एक एस्पेक्ट उसका ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने भी तौहीन अदालत कर दिया दैट टाइम। होना तो ये चाहिए था प्रैक्टिकली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेम डे सुप्रीम कोर्ट चली जाती और तौहीन अदालत का वहाँ पे कार्रवाई स्टार्ट करती। डू यू सेकंड दैट आइडिया सर?
नहीं, मैं इससे मुत्तफिक दो वजूहात पे नहीं हूँ। देखें, एक तो वजह यह है कि अगर तो हुकूमत ने अदालत के हुक्म पे अमल किया होता और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनती हैं उसको लेके आपा कोई बात करती पब्लिकली, तो वो फिर उसमें आ सकता था। तो अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं बनी, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता तौहीन अदालत का उन पे, क्योंकि हुकूमत ने अपनी पार्ट ऑफ जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो वो इम्प्लीमेंट होना, वो ट्रेल ऑफ अक्रेंसेस तब से स्टार्ट होना था और दोनों तरफ के लोगों पे जिम्मेवारी तब से स्टार्ट होनी थी जब वो उनको शिफा लेके जाते और बोर्ड बैठता और उसके बाद उसकी खान साहब की जो हेल्थ है उस पर कोई रिपोर्ट आती। दूसरी बात यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे तो दो राय हो सकती है कि क्या वो करनी चाहिए थी उस वक्त या नहीं करनी चाहिए थी। मेरी राय में तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन इसलिए था कि जब एक फैसला आया अदालत का और इमरान खान साहब को सारी रात ही कहा जाता रहा कि ले जा रहे हैं, उसके बाद फिर एक रिएक्शन आना एक फितरी अमल है, क्योंकि फैसले पे अमल ही नहीं हुआ तो तौहीन अदालत हुकूमत ने कर दी। उसके बाद जाहिर है जिसके साथ ज्यादती होती है वो कोई बात तो करेगा ना। फेयर इनफ। सर, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। कल भी आप लोगों का एक इजलास हुआ। सर, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एजेंडा? मतलब क्या गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं? कोई एहतजाज हम इन डेज टू कम देखने जा रहे हैं? लेजिस्लेशन में आप लोग सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एजेंडा? फिलहाल तो पार्लियामेंट की हद तक है। क्या ये आगे इलेक्शन अलायंस बनेगा? मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा वक्त है, अभी थोड़ा कबलज़ वक्त है और बेहतर होगा कि ये फैसला खान साहब पे छोड़ा जाए और खान साहब की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा फैसला शायद हम ये मौजूदा क़यादत ले भी ना सके, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब दोनों जेल में हैं। तो बहुत बड़ा स्टेप है ये कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है, किसी भी हुकूमत की ख्वाहिश ये होती है कि अपोजिशन इकट्ठी ना हो जी। उसकी कामयाबी ये तस्वर की जाती है कि अपोजिशन आपस में लड़ती रहे या उसमें कोई इत्तेफाक राय पैदा ना हो। अब ये कहना कि ये अपोजिशन इस खास टारगेट के लिए इकट्ठी हुई है, देखिए जब अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है उसमें कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जिसको आप स्ट्रेटेजिक गोल्स कह सकते हैं, कुछ टैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे दिन में कोई चीज़ आ गई, महंगाई है, पेट्रोल प्राइसेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज हैं, बहुत से इश्यूज आ सकते हैं। तो उस पर तो आप रोज़ की रोज़ आप इकट्ठे एक पॉलिसी बनाते हैं और जब 5 बंदे एक बात करें और 5 की बजाय 10 करें तो उसका असर ज़्यादा होता है। इन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, असल में तो बड़ी जमात पार्लियामेंट की हैं ही हम, अल्लाह के करम से। हमारी तो 180 के करीब सीटें थी, 17 मियाँ साहब की जमात की थी, वो उल्टा कर दिया सारा। लेकिन इस वक्त भी सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की तहरीक इंसाफ है, लेकिन वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की एक अच्छी तादाद वहाँ मौजूद है उनके मेंबर्स की, और उसके साथ साथ चकजई साहब हैं, कुछ और नेशनलिस्ट साथी भी बलोचिस्तान से भी वहाँ हमारे हैं, काकर साहब वगैरह हैं। तो अगर ये सारे इकट्ठे आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बात है रूल ऑफ लॉ, फॉर एग्जांपल एक बात है 26वीं 27वीं तरमीम में जो 73 के आइन के साथ एक खिलवाड़ हुआ है उसको वापस करना, फॉर एग्जांपल अदलिया की इंडिपेंडेंस, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ के लिए जो आइन की बालादस्ती के लिए सिविल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट बालादस्त हो, इन सारी चीज़ों पर मिलकर काम हो सकता है। और रोज़ की रोज़ अगर आप पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें तो अगर अपोजिशन यक ज़बान हो तो उसका हुकूमत पे बहरहाल बहुत बड़ा असर पड़ता है। इज इट पॉसिबल कि 27 सितंबर के एहतजाज में मुझे कंटेनर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आपकी जमात के रहनुमाओं के साथ नजर आए? पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें मुमकिन हैं। कभी सोचा था किसी ने कि जमात जो जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम इकट्ठे होंगे? मैं तो कल जो बात की है, 2 बातें मैंने की हैं कि ये सियासत की जीत हुई है जी। सियासत में तू तकार की बजाय आप जनाब की जीत हुई है, अखलाकियात की जीत हुई है कि वो लोग जो एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई करते थे अब एक दूसरे को इज्जत तकरीम से बुलाएंगे, बल्कि इकट्ठे काम करेंगे।
ये इससे क्या, ये जमहूरियत की जीत नहीं है? इमरान खान साहब से जेल में मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई। एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें मैंने उनको एक शख्सियत के बारे में कहा, एक आलिम दीन, नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि किसी को बंदा पोलिटिसाइज करे। तो मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि आपके लिए कुछ कोशिश करें, कोई किसी को रिक्वेस्ट वगैरह या आपकी रिहाई के लिए कोई रास्ता। ज़ाहिर है सब जो हमदर्द हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमात में, इमरान खान में, इदारों में दूरियां ना हो, मतलब तलखियाँ कम हो, तो ये बात मैंने की कि वो इजाज़त चाहते हैं कि ऐसा कोई किरदार अदा करें। तो खान साहब ने मुझे 2 बातें की। वो बात सुन के उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल, वो बिल्कुल करें, लेकिन उससे अपनी रिहाई और इस बात से कतई नज़र उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय इस पे मुझे कहा, उन्होंने कहा कि उन आलिम दीन जो हैं मौलाना साहब से उनको कहिएगा कि जब हमारी हुकूमत दोबारा आती है तो एक पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरफ पे एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए आप एक ब्लू प्रिंट, एक वर्किंग पेपर बनाइए ताकि हमारी उससे हेल्प हो सके, हमारी गाइडेंस हो सके कि हमें उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी है, मतलब इकॉनमी में हमने क्या करना है, एजुकेशन में हमने क्या करना है, ख़ासकर पाकिस्तान की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इस्लामिक बैंकारी की तरफ कैसे लेके आना है। तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सज़ाएँ हैं, इस्लामी सज़ाओं वाली बात है, जो लीगल सिस्टम है उसके लिए अदालत का जो निज़ाम है, तो इन सारी चीज़ों पे जो आइली क़वानीन हैं, इस बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी हो सकती हैं जिस पे काम होना चाहिए, लाजमन होना चाहिए। तो ये बात फिर मैंने कल उस मीटिंग में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब के सामने की कि आपकी सबसे बड़ी मजहबी जमात है मुल्क की, मदरसे आपके पास बेशुमार हैं, बेशुमार तालिब इल्म हैं, तो आप तो इसमें इमरान खान साहब का दाएं हाथ बन सकते हैं इस बड़े काम में। जो मैंने वहाँ अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब की जो बात उलमा कराम मेंबर मस्जिद में करते हैं, वो बात बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके सहूनियों के बीच में खड़े होकर कहा कि हुर्मत रसूल की बात कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की एंड विल फाइट, और इस्लामिक उम्मा की का मुकदमा लड़ा वहाँ। तो इस चीज़ में अगर हम साथ चलते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब, तो अब लोगों को मेरी बात बड़ी अजीब लगेगी, अल्लाह करे ये साथ चले, वो तो नेचुरल एलाई बन सकते हैं इमरान खान के। एक आदमी है जो पॉपुलर आदमी है, जिसके पास सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है मुल्क की, और नौजवान सबसे ज्यादा उसके साथ हैं, वो कह रहे मैंने मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है, तो क्या उसको उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग वे, अल्लाह करे। सर यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे कमेंट है प्लीज़ करने की इजाज़त दीजिएगा। व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि जब इमरान खान साहब की आपकी गुफ्तगू जेल के अंदर हुई तो ही इज़ दैट कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ कमिंग बैक इन पावर, जब उनकी पूरी पार्टी के रहनुमा ज़्यादातर जेल के अंदर है, पंजाब की सारी लीडरशिप जेल के अंदर है, इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, उनकी बेगम मुक़य्यद हैं, एंड ही इज़ दैट कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ कमिंग आउट एंड ही इज़ कमिंग इन पावर। वो ऐसा ही आदमी है इमरान खान। लीडर वही होता है जिसको देख के आपको उम्मीद पैदा हो, वो ना उम्मीद कभी नहीं होता। और ये बात मत भूलिए 24 नवंबर के एहतजाज से पहले की थी, उसके बाद से तो इन जालिमों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। मेरी एक स्पीच हो गई थी 26 नवंबर के जुल्म पे, मैंने कर दी थी वहाँ, और वो बात मैंने की थी, वो सख्त बात है, आपके प्रोग्राम में वैसे ही बीप लग जाएगा। तो जब मैंने वो स्पीच की उसके बाद मेरे पे तो सही क्रॉस लग गया, मुझे अलाउ ही नहीं किया फिर अडियाला जेल जाने का। हालांकि मैंने हमेशा जोड़ की बात की, तोड़ की बात नहीं की, और अपनों से गिला भी होता है, सवाल भी होता है, मैंने सवाल किया। तो उन दिनों मेरी खान साहब से जब बात हुई तो आज से 1.5 साल पहले भी खान साहब पुरुमीद थे और पुरज़म थे कि इंशाल्लाह आएंगे, और ना सिर्फ आएंगे बल्कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही उसके वज़ीर आज़म होंगे। सर एक और कल मैं आपका देख रहा था, कल के इजलास के बाद नए सूबों के ऊपर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है देव ऑल नॉट एग्रीड अपॉन, कि सबको लगता है कि पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के नए सूबे भी नहीं बनने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम सर माजी में तो इमरान खान साहब की स्पीचेस मौजूद हैं कि नए सूबों की जब वो डिवीजन लेवल की बात करें कि डिवीजन लेवल के ऊपर सूबे बनने चाहिए, तो सर क्या मैं हक बजानिब ये कहने में कि आप मौलाना फजल रहमान साहब, PMLN, पीपल्स पार्टी नए सूबों पर एक पेज पे हैं? नहीं, इस पर बात हो सकती है, वो तो ज़ाहिर है एक पहली मीटिंग थी ग्रैंड अपोजिशन की, उसमें बहुत सी और भी चीज़ें डिस्कस हुई, ये भी बात आई, लेकिन हमारी पोजीशन तहरीक इंसाफ की वही है और हमारी पॉलिसी वही है जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है। और ठीक है, ग्रैंड अलायंस में हम साथ चल सकते हैं, हम साथ चलेंगे, कुछ इख्तलाफात भी शायद हों, इख्तलाफात को साथ रखते हुए भी चलेंगे, कुछ चीज़ों पे हमारी राय एक होगी, हमारे एक साथी की राय दूसरी होगी। उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी वजह से हमारी अलायंस को नुकसान हो, आप अपना इख्तलाफ रख के भी आगे जा सकते हैं। ये इशू ऐसा है जिसमें इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि वो
ज़रूरत के मुताबिक छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में हैं। और हमने साउथ पंजाब को एक राइट भी दिया। सूबा हज़ारा की जब बात हुई तो हमारी सूबाई असम्बली से उसके लिए यूनानिमस करारदाद पास हुई थी। और हज़ारा में एक जलसे में एबटाबाद में खान साहब की मौजूदगी में मैंने सूबा हज़ारा की बात की, उसके सपोर्ट की बात की। देखिए, अवाम जो चाहते हैं उन्हें देना चाहिए। तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब से अगर बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी तरफ से तहरीक इंसाफ की पोजीशन वही है जो इमरान खान की पॉलिसी है, और इमरान खान हमेशा छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में है। लेकिन ये चीज़ होगी डंडे के जोर से नहीं, ये कंसेंसस से होना है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बैठाना है और एक कंसेंसस से, एक इत्तेफाक राय से ये काम होना है। लेकिन मैं दोबारा बल्कि तीसरी बार इस प्रोग्राम में ये बात रिएटरेट करूंगा, उसको दोहराऊंगा कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसी छोटे सूबों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे वही है जो इमरान खान की है। और जो यहाँ क़यादत मौजूद है, बाहर मैं हूँ या हमारा चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, कोई और सीनियर आदमी है, वो पॉलिसी तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक खान साहब की इजाजत ना हो। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक एम्बिग्विटी थी कल से मेरे जहन के अंदर कि नए सूबों के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना स्टांस बदल लिया है, तो उसके ऊपर क्लैरिटी आ गई आज कि उसके ऊपर स्टांस वही है जो इमरान खान साहब का स्टांस था माजी के अंदर कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। नंबर 2, आप और मैं, हम 27 सितंबर का एहतजाज देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेजेंस एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में देख रहे हैं। तो बज़ाहिर थॉट्स यही हैं कि क्या कल को मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे कंटेनर पे नजर आएंगे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब तो एक और ही डायरेक्शन हमें देंगे सोचने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है कि इन डेज टू कम, जब भी कभी इलेक्शन होते हैं, तहरीक इंसाफ पावर में आती है अगर, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके एलाय हों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू अली मोहम्मद खान साहब ने जो रिपोर्ट की, जो बताई हमें कि बहुत सारे इस तरह के लॉज हैं जहाँ पर कल को चेंजेस लाना चाहते हैं इमरान खान साहब, और वहाँ पर आलिम दीन या उलमाए दीन की बहुत ज़रूरत होगी। सो इन डेज टू कम क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब एक गवर्नमेंट के एलाय होंगे इमरान खान साहब की? दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? पहले से सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आई एम गुड। मिनिस्टर साहब, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट के मौजूदा गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त को झेलना तो मुनासिब समझा, लेकिन साबिका वज़ीर आज़म को अस्पताल शिफ्ट करना अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर मुनासिब नहीं समझा। सर, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कल को कोई भी फैसला आता है तो हुकूमत फेस करने जा रही है? जी बिल्कुल, जो अदालत हुक्म देगी इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में, बिल्कुल हम तैयार हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फेस करेंगे। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक बात तो ये है कि ये मिलन ने कभी जो है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत के हवाले से सियासत नहीं की। हमेशा जो है तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि बानी तहरीक इंसाफ की आंखों का मसला हो या अब उनकी ब्लड प्रेशर का इशू सामने आया, उसके ऊपर सियासत की जाए। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, उसके मेरे ख्याल से भी ऑर्डर साइन भी नहीं हुआ था। सिर्फ हमने जब स्पीकिंग ऑर्डर का जो है वर्बली सुना, तो नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात अरेंज कराई गई। जब नौरीन नियाज़ी साहिबा मिलने गई अंदर, तो बानी तहरीक इंसाफ नाइकी के जॉगर्स और नाइकी के ट्रैक सूट में उनसे मिलने आए और कहने लगे मैं भी 2 घंटे एक्सरसाइज करकर आया हूँ। उन्हें बताया अपनी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने कि जी आप का हमने ऑर्डर हासिल कर लिया, आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, अस्पताल मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? तो ये बात उन्होंने 3 दफा रिपीट की। तो इन्होंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, कुछ बातें उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में कही। और देन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सुहेल अफरीदी जो है मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ और वो लीड करेगा इस सारे मामले को, और सारी पार्टी सुहेल के पीछे खड़ी हो। तो बल्कि इन्होंने कोई जवाब आगे से नौरीन नियाज़ी ने दिया कि कोई उन्हें विद इन पार्टी जो है वो इख्तलाफात का सामने, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको जाकर मेरा पैगाम दे, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ। और उस पूरी मुलाकात में कहीं आंखों का तस्करा भी नहीं हुआ कि भाई आंखों की बिनाई का मामला है। ऐसी पार्टी है कि अगर खबर आ जाए कि अल्लाह ना करे कि उनकी आंखों की बिनाई जा रही है या आंखों की बिनाई चली गई है, एक आंख से बंदा महरूम हो गए तो खुश होते हैं, और अगर खबर आ जाए कि नहीं बिनाई बरकरार है, सेहतयाब हो गए, तो उसमें बात ही नहीं करते। तो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने सब बातें जिसको बताई, मुझे उसमें बात बताई कि जी नौरीन नियाज़ी साहिबा ने ये आकर बाहर कहा है, और इसी वजह से फिर अलीमा खान साहिबा भी थोड़ा सा साइड पर हुई। तो लेकिन इस सब के बावजूद भी हमने बानी तहरीक इंसाफ का अपना ब्लड प्रेशर 120/80 था। उसके अलावा उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 56 या 57 थी, जो कि मेरे ख्याल से एक यंग 18 साल के लड़के की होती है।
उसके बावजूद हमने उन्हें जो है फैसला किया कि शिफा लेकर जाना है, लेकिन शिफा के बाहर जिस तरीके से मीडिया ने, यूट्यूबर्स ने और कुछ इनके लोगों ने पूरा मेला बना दिया, एक पब्लिक एक्सपोज पर्सन वहां पर विजिट कर रहा हो, अस्पताल पूरे को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सकता, एक जरा फ्लोर था उसका भी मखसूस हिस्सा जो है सिक्योरिटी दी जा सकती थी, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को देखते हुए उन्हें पिम्स लेकर गए, वहां पर शिफा के डॉक्टर्स भी आ गए और उन्होंने कहा कि जी एनजीओ की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेज क्या होता है, अगर आपको दिल की तकलीफ हो ईसीजी की जाती है, अगर ईसीजी में एब्नॉर्मेलिटी हो देन आप जाते हैं एंजियोग्राफी की तरफ कि आइदर कहीं क्लॉट है या नहीं, और अगर क्लॉट हो तो उसको आइडेंटिफाई कर आप स्टंट डाल देते हैं, अल्लाह ना करे बाईपास होता है। सर वीडियो अपॉलॉजी, कल को सुप्रीम कोर्ट में आप लोग ये जवाब जमा कराएंगे कि जी फला डॉक्टर ने ये कहा था कि ईसीजी की एनजीओ की जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर्स ने बताया था, कल को आपकी रिपोर्ट जमा करवाने जा रहे हैं? जी जी, मुझे एग्जैक्ट कंटेंट्स नहीं पता, लेकिन जो डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया है वो सारा एग्जामिनेशन जो है मुकम्मल उन जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं प्लस जो प्राइवेट डॉक्टर्स आए थे उनकी भी राय बीच में शामिल करके सुप्रीम कोर्ट में हम जमा कराएंगे। लेकिन मैं आपको टेक्निकली बात बताऊं, क्योंकि तो आपको भी करसा होगा इस दश्त की खाक छानते हुए, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा दरखास्त है तौहीन अदालत की, बीइंग अ लॉयर मैं आपको बता दूं कि दरखास्त पहली पेशी पर जजेस उठाएंगे और डस्टबिन में फेंक देंगे और मैं कहेंगे नई दरखास्त लेकर आए। उसके पीछे एक रीजन है, बात यह कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड, किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। तो जिन बंदों के खिलाफ ऑर्डर ही नहीं था उन्होंने कंटेम्प्ट कैसे कर दी? यानी ऑर्डर मैं दूं आपके प्रोड्यूसर को, आपका प्रोड्यूसर ऑर्डर दे मुझे और आप कंटेम्प्ट लगा दें अदालत पर, तो अदालत तो प्रिंसिपल पिटीशन में रिस्पोंडेंट ही नहीं है, आजम नजीर तारड़ प्रिंसिपल पिटीशन में रिस्पोंडेंट ही नहीं है, वजीर आजम रिस्पोंडेंट ही नहीं है, तो आप मेन प्रिंसिपल पिटीशन के रिस्पोंडेंट्स को कंटेम्प्ट पिटीशन में चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का इदारा अख्तियार जरूर था जब आर्टिकल 184 की तमाम जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास थी कि वो 184(3) और 184(2) की दायरा कार को वसी कर किसी को भी तलब कर सकती थी, जिस तरह यूसुफ गिलानी साहब के केस में और बाकी केसों में। अब वो आर्टिकल 184 की तमाम जुरिस्डिक्शन चली गई आईनी अदालत के पास। तो बुनियादी तौर पर अदालत ये कहेगी कि आप जिन 3 बंदों को एक्स्ट्रा पार्टी बनाकर ले आए हैं, ये 3 बंदे प्रिंसिपल ऑर्डर में थे ही नहीं, नाइम ने हमारे ऑर्डर की कंप्लायंस करनी थी। दो की तो स्टेटमेंट्स की प्ली ली है ना उन्होंने, कि उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, आजम नजीर तारड़ साहब की, और मैंने भी बहुत ज्यादा सख्त दी है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी दी है, बाकी पार्टी के लोगों ने भी दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि अगर स्टेटमेंट्स खिलाफ आएंगे तो इसके लिए आप एक अलग दरखास्त देते, लेकिन हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को बुनियाद बनाकर एक अलग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो कानून से ही बालातार नहीं कर सकते। तो ये जरा आप किसी भी कानूनी माहिर से पूछेंगे वो मेरी बात को सेकंड करेगा। सर मैं बिल्कुल भी कंफर्म करूंगा, मैं कानूनी माहिर से ये बिल्कुल पूछता हूँ आज। सर आपने फरमाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो सुहेल अफरीदी साहब के पीछे खड़े में, सुहेल अफरीदी साहब कहाँ पे खड़े में? सर सवाल ये पैदा होता है अब। सुहेल अफरीदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर जो है एक दूसरे के पीछे खड़े हुए हैं और वो अपनी जमात की बेहतरी के लिए, ज़ाहिर है जब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में बंदा बैठा होता है तो बहुत सारी चीजों का अमीन होता है और बहुत सारी चीजें उसके सामने हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी कंपैरेटिवली बानी तहरीक इंसाफ की बहनों की निस्बत या जमात के उन लोगों की निस्बत जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, वो उस डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। वो चाहेंगे कि बातचीत के जरिए कानून के दायरे में रहते हुए बहुत सारी चीजों का हल निकाला है। ओके, दैट सेज अ लॉट सर। सर कल एक ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद भी हमने देखा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी आपकी जमात के साथ पीडीएम 1 में सरबराह थे, पीडीएम 2 अब वो तहरीक इंसाफ के साथ जाके बैठे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के साथ जाके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी नाला है, कल कोरम नहीं पूरा हो सका पीपल्स पार्टी अगर वॉकआउट कर जाए तो। सर हुकूमत के कोई घबराने के हालात हैं या ऑल इज वेल? नहीं राय साहब, हुकूमत कभी भी ये नहीं कह सकती कि हम कंफर्टेबल हैं और कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम बहुत परेशान हैं जी, ये जाने का टाइम आ गया। बेसिकली मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कांटों की सेज होती है। हर दिन अगर आपकी हर चीज ठीक हो तो आप सिकंदर होते हैं, थोड़ी चीजें बिगड़ी हुई हो जिस तरह आज करें तो आप कलंदर होते हैं, और अगर बिल्कुल बिगड़ जाए तो आप अंदर हो जाते हैं। तो सिकंदर कलंदर अंदर ये सर एक सेकंड मुझे आपका जुमला एंजॉय कर लेने दे जरा। सिकंदर कलंदर और अंदर, क्या बात है। हम इसको कलंदर हैं, कुछ दिनों में इंशाल्लाह दोबारा सिकंदर हो जाएंगे, तो अभी अंदर के इम्कानात कोई नहीं है। सर ये जुमला मुझे आपका याद रहेगा, सिकंदर कलंदर या फिर अंदर, और आजकल आप सिकंदर नहीं है, आजकल आप कलंदर हैं। आजकल हम कलंदर हैं, पीपल्स पार्टी जब हमसे मान जाएगी तो इंशाल्लाह फिर सिकंदर हो जाएंगे। और अगर नहीं मानते तो नहीं, इसका कोई इम्कान इसलिए कम है नहीं है, और इसका इम्कान मैं समझता हूँ, बल्कि ये बात बिल्कुल इसका मैं समझता हूँ जो मेरा अपनी सियासी बसीरत कहती है कि पीपल्स पार्टी खुद सिस्टम का हिस्सा है
हाँ। तो ये इम्कान नहीं कि वो उस ओहदे सदारत, 2-2 गवर्नरशिप, सिंध हाँ। की इतनी बड़ी हुकूमत और डिप्टी स्पीकर उनके पास नेशनल असेंबली में, सारी चीजों के होते हुए पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश करेगी कि वो भी अंदर हो जाए और हम भी अंदर हो जाए, तो वो कलंदर से अपग्रेड होकर सिकंदर बनने को तरजीह देंगे। सर दैट रिमाइंड्स मी कि नए सूबों के ऊपर पीएमएलएन की क्लैरिटी के साथ टेक क्या है। पीपल्स पार्टी के में समझ आ गई कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, पीएमएलएन की टेक क्या है सर नए सूबों पे? देखिए मैं इस पे टेक अपनी हतमी इसलिए नहीं दे सकता कि ये मामला पार्लियामेंट में बहस होनी है और जरा हमारे अरकान पार्लियामेंट ने इस पे वोटिंग करनी है। ये इतना वसी और इतना अहम और हसास मामला है कि इसके ऊपर हतमी राय देना मेरे ख्याल से इस मामले को मजीद मुतनाज़ा बनाने की जरा कोशिश होगी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम तो जी इसकी पे डिबेट ही नहीं करना चाहते, ये भी गलत है। मैं आपसे कहूँ इसके हामी है, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि हम सब पार्लियामेंटेरियन या जो काबीना के मेंबरान हैं या जीरक पॉलिटिशियंस, और एक ही बात करनी चाहिए कि मामला आईनी तरमीम के जरिए होना है और आईनी तरमीम की डिबेट किसी टीवी चैनल पे बैठ के नहीं होनी, वो पार्लियामेंट में होनी है। हाँ, जब उस डिबेट को आप एक टेक ले लेगी एक पार्टी, उस पर लाजमी मीडिया बहस करे, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने पार्लियामेंट में ये टेक ली है, तो ये टेक आपने क्यों ली है? उससे पहले मैं कोई बात करूं तो हमारे अरकान पार्लियामेंट ये नहीं हो जाएगा साहब, हम 123 असेंबली में मौजूद है, आप अकेले ये बात हम सुनाकर आ गए, कोई आमदीद थोड़ी है, हमें डिबेट कर रहे थे, उसके बाद हम अपनी फैसला करेंगे कोई। सर मैं वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, सिंस आपका अपना ताल्लुक साउथ पंजाब से है, मैं भी अक्सर उस इलाके में घूमता फिरता रहता हूँ, कोई जानने वाले कोई अजीज़ हैं, चक्कर लगता रहता है। सर साउथ पंजाब की महरूमियाँ हैं, साउथ पंजाब को एक प्रोविंस अगर बना दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है? देखिए मैं समझता हूं कि सूबे जी जितने भी बने, 2 बने, 4 बने, 6 बने, इसके लिए एक बाकायदा फार्मूला वजह होना चाहिए। किसी की जाती ख्वाहिश या किसी एक जमात को दीवार से लगाने के लिए अगर ये कोशिश की जाएगी तो ये मुंह की खानी पड़ेगी। अगर एक फार्मूला बनेगा जिसके लिए गवर्नेंस मॉडल आप बना लें, उसको आप कहेंगे नहीं इंतजामी बुनियादों पे बनाना चाहते हैं, लासानी बुनियादों पे नहीं बनाना चाहते, तो लामहला उस फार्मूले के तहत अगर आप इंतजामी बुनियादों पे समझते हैं तो जनूबी पंजाब का हक बनता है कि ज़ाहिर जनूबी पंजाब, बहावलपुर, मुल्तान, टीजी खान मिलाकर एक बड़ा अच्छा सूबा बन सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे बात कहूंगा कि ये फार्मूला एक बनेगा, उस फार्मूले पे सिंध को भी मानना पड़ेगा, उसी फार्मूले को पंजाब को भी मानना पड़ेगा, उसी को केपीके को, उसी को बलूचिस्तान को। मिर्ज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन जनाब खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वैसे तो आपको और मुझे बचपन से सिखाया और पढ़ाया गया कि जनाब पाकिस्तान की मुईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। बड़ा अच्छा लगता था ये सुन के कि जनाब ज़मींदार इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी में, ज़राअत इतनी इंपॉर्टेंट है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी ऑल सॉ दैट कि कभी गंदम स्कैंडल आ रहा है, कभी गंदम के क्राइसिस आ रहे हैं, गंदम का एक क्राइसिस आ जाएगा, एक सर्कल का क्राइसिस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ज़मींदार की नेक्स्ट फसल भी इफेक्ट होती है समहाउ। फिर अब देखते हैं कि खुशी होती है कि जब मुझे बताया जाता है कि पाकिस्तान अब चीनी एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बाहर भेजेगा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है यार अगर हमारे पास सरप्लस शुगर है, लेकिन फिर साथ ही एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हमारे पास इतनी शुगर होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वाई देन वी हैव टू इम्पोर्ट अगेन? फिर हमें वापस मंगवानी क्यों पड़ती है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो है चीनी की कीमतें वो स्काई रॉकेट होती हैं? तो इस पर ज़रा बात करते हैं, ये मैकेनिज़्म है क्या? और नंबर 2, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज की बात कर रही हैं सितंबर लगता है कि सितमगर होने जा रहा है पॉलिटिकली, एट द सेम टाइम वहीं पर किसान इत्तेहाद भी उन्होंने भी कहा कि जनाब 25 सितंबर को मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, मरीम नवाज साहब का इस्तीफे की डिमांड रखी है। खालिद हुसैन बाट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर आपका शुक्रिया वक्त देने का। सर सबसे पहले तो ज़रा मुझे ये मैकेनिज़्म समझाइएगा कि गंदम वाले क्राइसिस से क्या किसान अभी तक रिकवर कर सका, कुछ हालात नॉर्मल हुए हैं? जी सर बहुत शुक्रिया। और आज जो हम किसानों की आवाज़ बुलंद हो रही है मीडिया पर, आप जैसे दोस्तों का तामल से हम आगे जा रहे हैं। आप यकीन करें कि अरसा पिछले 3 साल जो गुजरे हैं, एक तो हम लोगों को अपील करते हैं कि हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, हम हकीकत कर रहे हैं और इस मुल्क की सलामती को जो खतरा पैदा हो गया फूड एंड सिक्योरिटी का, उसके बारे में हम बेहतरी के लिए और अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हमारा मसला ये है कि 3 साल से मुसलसल गवर्नमेंट पंजाब, सीएम पंजाब साहब आई, उन्होंने ऐलान किया कि किसानों से गंदम नहीं खरीदेंगे। हम अब यकीन करें कि गंदम जब आप गवर्नमेंट गंदम खरीदती है, स्टोरेज में रखती है, फिर वो कंट्रोल रखती है, आगे आटा फ्लोर मिलों को उन्होंने गंदम देनी है, तो फिर वो रेट होता है जिससे वो गवर्नमेंट अपने रेट से आटा भी बेचती है और लोगों को बेनिफिट भी होता है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो पुराना फसूदा निजाम है ना किसानों से गंदम खरीदने का,
ये मैंने खत्म कर दी और इसमें करप्शन होती है। तो मैं पिछले दौर में करप्शन होती रही, तो हम बिल्कुल हैरान थे कि मरीम साहबा का ज्यादा दौर तो मुस्लिम लीग नून का गुजरा है, तो ये करप्शन पता नहीं कब होती रही है। अब इस साल जो सबसे जो अहम साल था, तो हमने 2 साल का मुसलसल नुकसान किया, तो किसान ने कहा मैं क्यों नुकसान करूं, जो रियासत हमारी माँ है वो तो हमें मार रही है, तो हम भी नहीं फिर काश्त करते, देखी जाएगी। उन्होंने काश्त 30 से 40% गंदम काश्त कम की। अब जब गंदम कम काश्त होगी तो सीएम जो मरियम साहबा के एडवाइजर या मशीर थे, उन्होंने ये कहा कि मरियम साहबा गंदम तो 1,63,00,000 एकड़ पे काश्त हो गई है। मैं हैरान था कि काश्त मैंने की है, किसान मैं हूँ, मेरे गांव में 500 एकड़ थी, अभी 200 एकड़ हुई है, तो इनके एडवाइजरों को कैसे पता चल गया। कारण वो आज आप ये हाल देख रहे हैं कि आज गंदम जो है। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाए खालिद भाई, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाए। आप कह रहे हैं कि लास्ट ईयर गंदम कम काश्त हुई, मार्केट में गंदम कम काई, सो इसी की वजह फिर बनती है कि इस दफा इमरजेंसी में हुकूमत वक्त गंदम इंपोर्ट करने जा रही है। एम आई राइट सर? यस, बिल्कुल यस। तो फिर इसमें तो आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन फिर इसमें गवर्नमेंट से आपका और मेरा शिकवा तो नहीं बनता, क्योंकि गंदम ही काश्त कम हुई, अब जरूरत है, किल्लत है गंदम की, तो फिर इंपोर्ट करना पड़ रही है। हाँ, इंपोर्ट किस कीमत पे होगी, लोकल किसान से, हमारे पाकिस्तानी किसान से किस कीमत पे खरीदी गई, ये एक काबिल बहस मौजू जरूर है, लेकिन अगर गंदम ही की किल्लत है और इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो फिर तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं और। नहीं, ऐसा नहीं होता जी। अब हुआ जो गंदम हमने काश्त कर ली, कम काश्त की, अब उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर के साथ पैरा फोर्स फूड इंस्पेक्टर, जहां जहां किसान ने अपने घर में 25, 30, 40 मान रखी थी, जबरदस्ती उठाई और 3200 मान। अच्छा, फिर कितना जुल्म था किसान के साथ कि उसके घर आते थे, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ, ताला तोड़ा, गंदम निकाली, वो लोग देख रहे हैं, पैरा फोर्स खड़ी है, लोग गरीब औरतें बच्चे देख रहे हैं, बल्कि एक के साथ तो औरतों के साथ बदतमीजी भी की इन्होंने। वो गंदम निकालते थे, प्राइवेट सेक्टर को दे देते थे, प्राइवेट सेक्टर उसको कहता था कि आपकी गंदम अगर हमारी 100 मन ले गए हैं, तो वो कहता था कि 95 मन गंदम है और 3200 रुपए का रेट है। ये कैसा जुल्म है कि जब आप कहते हैं कि डीरेगुलेट कर दिया, गंदम आप काश्त करें ना करें, बेचे ना बेचे, केपी के ले जाए, बलूचिस्तान ले जाए, तो फिर आप मुझे रोकने की पाबंद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताइए, दैट इज द रीजन, सिर्फ गंदम वाला एक इशू है कि जिसके ऊपर आप लोगों ने सितंबर को मिलियन मार्च की कॉल दे रखी है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं, तालाब की तबाहकारियां हुई, तालाब के नुकसान हुए, हमारे गांव समुंदर में चले गए, सॉरी दरिया में, दरिया कटाव की वजह से सर दरिया में उसकी जमीनें चली गई और इतना कटाव हुआ कि तकरीबन तबाही है। हमने डीसी को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि खुदा के वास्ते पूरे के पूरे गांव जो है हमारे चले गए हैं और सरकारी जमीनें पड़ी हैं, किसानों गरीबों के घर सब चीज गए, तो आप सरकारी जमीनें उसके बदले में हमें दे दें। आज तक वो कोई उसका हमारा हल नहीं निकला, बल्कि एक स्कीम आ गई है, एक गरीब किसानों को 4 एकड़ की स्कीम मरियम साहबा ने दी है। अब मेरे भागलपुर के ऊपर ना 4 एकड़ जमीन दी है भाई किसान बंदों। ठीक है, पहले चोलस्तानियों को हर साल फ्री अलाटमेंट होती थी और अच्छी जमीन 12 एकड़ फ्री जमींदार को अलाट होती थी चोलस्तानियों को। चोलस्तानी अपनी काश्त भी करता था, बकरी भैंस जो चोलस्तान में लेके फिरता था उसका भी पेट पालता था। अब इन्होंने 4-4 एकड़ जमीन दी है 20 साल लीज पे। ठीक है, मैं मरियम को चैलेंज करता हूँ कि आज मेरे उस इलाके में जहाँ की है सर 1200 फुट गहरा पानी है, 1200 फुट और इतने बड़े टीले हैं कि वो 10 लाख भी लगाए तो 4 एकड़ से नहीं निकलते। सही। तो मैं इसी तरह, दूसरा हमारा सलाद की तबाहकारियों का हुआ, तीसरा हमारा आलू आया, हमने कहा कि यार गंदम की तरफ नहीं जाते, आलू की तरफ चले जाते हैं। आप किसी किसान को कसूर, काड़ा, साहिवाल फोन करें जिन्होंने स्टोरेज किया था, कुछ किसानों ने तो जमीन में उसको दोबारा उसी तरह छोड़ा, निकाला नहीं, क्योंकि कास्ट बहुत आ रही थी, कुछ ने निकाल के स्टोर में रख लिया। अब स्टोर का मेरा अखराजात है 2 लाख अपने आलू निकालने के जी। मार्केट में वो आलू बिक रहा है लाख रुपए का। तो मैं तो स्टोर वाले को देते हैं और मेहनत करते हैं कि भाई लाख थोड़े दिनों बाद में दे देंगे, आप आलू आपका हुआ। हाँ, इस तरह करने का मसला है। अच्छा, आपके मार्च पे भी मैं क्लिपिंग देख रहा था, आपके मार्च को लेकर राना सनाउल्लाह साहब ने कमेंट किया, हामिद मीर साहब के शो में मीर साहब ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब मिलियन मार्च का खालिद हुसैन भाट साहब भी कह रहे हैं, किसान इत्तेहाद भी कह रहे हैं। वो आगे से बड़े कंफर्टेबली राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि वो मिलियन बंदा निकाल के ले हैं,
मैं उनके पास जाके जहाँ पे मिलियन मार्च होगा और वहाँ बैठ के उनके सारे मुतालबात मान लूँगा। ये तो बड़ी जनरस सी ऑफर है राना सनाउल्लाह साहब की आपके लिए। सर जी, हमारा तो राणा साहब ने काम ही कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपके प्रोग्राम से राणा साहब को चैलेंज करता हूँ कि 10 दिन इस्लामाबाद में बैठे थे, आपने मेरे साथ एक और वादा किया था। मैं जी। उस स्पीच भी मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि 2800 अरब रुपए का मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया था। अच्छा और जी। उस पे 1 अरब रुपए टीवी पे इश्तिहार लगाए थे जी। कि प्राइम मिनिस्टर ने किसानों के साथ मुज़ाकरात करके जो 250 अरब दिया है, किसान खुशहाल हो जाएगा। हाँ। 1 महीने बाद वो 250 वाला मादा खत्म हो गया था, 250 अरब वाला। तो वाह। मैं फिर भी राणा साहब की जुबान पे ट्रस्ट करता हूँ। राणा साहब इस बात पे अपनी क़यादत से पूछ ले, क्योंकि क़यादत इनकी मेरी नहीं सुनेगी, लेकिन राणा साहब पूछ के मुझे बता दें। ये 10 लाख का कहता है, मैं 20 लाख लाऊंगा, मरियम साहब इस्तीफा दे देंगे। 20 लाख किसान इकट्ठा कर लेंगे, बहुत बड़ा नंबर है। सर, हमारा किसान जितना रुला पड़ा है ना, जितना उसको 3-4 साल से एक क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों के रेट नहीं मिले, तो टेल जो है ना, टेलों पे पानी नहीं है और नीचे का पानी कड़वा है। हम अपनी जो पंजाब में वो डगियां डगी कहते हैं जिसमें पानी स्टोर करते हैं, उसमें माल भी पीता है और मैं भी पीता हूँ। जनूबी पंजाब की मैं 10 तहसीलें गिना सकता हूँ। लेकिन अब इंतकाम शुरू हो गया। कल परसों मेरे किसानों पे, मेरा फतेहाबाद भावनगर से हल्का 40 पे पर्चा दे दिया है। क्यों? कि आपने नहर तोड़ ली। अरे भाई, इस सीजन में मैं नहर तोड़ूंगा जब मेरी फसल तैयार खड़ी है। अब तो नहर तोड़ के उल्टा नुकसान करूंगा मैं तो नुकसान करूंगा। हाँ। इसलिए कि जो एक्सीएन या जो बैठा है इसी, उसके खिलाफ लोगों ने कहा कि हमें पानी नहीं देता है। उन्होंने एक दिन मीडिया पे कॉल दे दी। सर, ये किस इलाके, किस तहसील, किस इलाके की बात कर रहे हैं? फोटाबास में और परसों मैं 20-40 बंदों पे, और कुछ लोगों की तो जमीन भी नहीं है। जब उसकी जमीन नहीं तो उसने नहर तोड़ दी भाई। तो हम डीपीओ के पास में कल लोगों को भेजा। सारा दिन डीपीओ बाबर नागर के सामने खड़े रहे। उसने चिट भेजी कि हमें सुन ले। उसने कहा नहीं, मुझे डीसी ने बोला, मैंने एफआईआर दे दी, आपको नहीं सुनना, जय बात क्या। मैंने कॉल की डीपीओ साहब को कि सर एफआईआर काटी है तो आप जरा इन्वेस्टिगेशन तो करें। मैं सर एक दफा जिंदगी में जेल गया उड़ा सकता, एक दफा। वो जेल कब गया था? नवाज शरीफ जेल में बंद था कराची में जी। उसकी पेशी पे मैं उसकी सपोर्ट के लिए जाता था। ओके। मैं और एक मतीउर रहमान था मुस्लिम लीग का, मैं छोटा कारकुन था उस वक्त, शौक था मुझे सियासत का। तो हमें पुलिस उठा के आंखों पे पट्टी बांध के दहशतगर्दों की तरह मुझे जाके माचको थाने में बंद किया था। एक दफा उस वक्त बंद हुआ था, और अब अपना हक मांग के दे लिए अभी गिरफ्तार हूँ। खालिद विल कीप अपने लोगों तक आपके सारे मामलात पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह। वी आर विद यू। लिजिट डिमांड्स के ऊपर आपका और मेरा, हम सबका, सारे किसानों का ये हक बनता है कि हमारी जो लिजिट डिमांड्स हैं, जो जायज़ डिमांड्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। थैंक यू खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच। नारायण, खालिद हसन भाट साहब की गुफ्तगू आपकी परेशानी होती है कि जब एक जायज़ हक मांगने के ऊपर गवर्नमेंट आइंदा, मतलब इन डेज टू कम, जिस तरह कह रहे हैं खालिद साहब भी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? आप एक जायज़ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल इसलिए दे रहे हैं कि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। या तो हुकूमत आपको और मुझे बताए कि जनाब ये देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कमिटमेंट्स किए थे हमने वो डिलीवर किए। अगर वो टीवी के ऊपर बैठ के चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप 10 लाख बंदा कहते हो, मैं 20 लाख बंदा एहतजाज में लेके आऊँगा, क्या आप गारंटी देते हैं कि मरियम बीबी इस्तीफा दे देंगी? तो वहाँ पर बैठ के अपने आप को साबित करना है। खालिद हसन भाट साहब बता रहे हैं 1 अरब रुपए के इश्तिहार दे दिए गए थे एट दैट टाइम के जी, किसानों के तमाम तर मसाइल वज़ीर आज़म साहब ने हल करने का वादा कर दिया। कितने हल हुए, कितने नहीं हुए, वो आप पंजाब के, केपी के, सिंध के, बलोचिस्तान के किसी भी किसान से आज मिलकर देख लीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने किसानों के मसाइल हल हुए हैं। किसान आई थिंक सबसे पिसा हुआ तबका जो एट दिस मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो वो शायद किसान है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।